चलिए, जीएमसी आदित्य आईएएस एकेडमी में यहाँ के शिक्षक होने के नाते हर्षवर्धन कुमार सिंह मेरा नाम हुआ। आप लोग का नव वर्ष के इस शुभ दिनों में हम स्वागत करते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि अभी हम लोग यहाँ पर किस विषय के लिए उपस्थित हुए हैं। आपको पता होगा कि ज्योग्राफी पीटी के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोग सभी लोग यूपीएससी और बीपीएससी के लिए, ठीक है, पीटी के लिए, खास करके पीटी के लिए ज्योग्राफी से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके कौन कौन से क्षेत्र हैं, ठीक है, कितना हमको पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, एटलस पर या मैप पर कितना काम करना है, करेंट अफेयर से कितना इसका जुड़ाव है, सारी बातों को हमको देखना है। हमें उतना नहीं पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जिससे हमारा काम हो जाए। क्योंकि आपको पता होगा, आप लोग पढ़ भी रहे होंगे, यहाँ पर हमको लगता है कि सभी लोग ग्रेजुएट होंगे या ग्रेजुएशन कर रहे होंगे। तो एकेडमिक पढ़ाई और कॉम्पिटिटिव पढ़ाई दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ठीक है, वहाँ पर हम रिसर्च करते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर रिसर्च नहीं करना है। लेकिन हमारा जो एग्जामिनेशन है, जो हमारा जो एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक हम कैसे पहुँचे और इस लक्ष्य में इस विषय की क्या प्रासंगिकता है, इससे कौन से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, उस पर हमको ज़्यादा फोकस करना होगा। ठीक है, तो हम पहले ये समझना चाह रहे हैं आप लोग के बीच में कि इससे पहले आप लोग भूगोल पढ़े होंगे नेचुरली। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़े होंगे, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। देखिए, कमीशन का तैयारी करने के लिए आए हैं, कमीशन में कोई गिला शिकवा नहीं होता है। ठीक है, हाँ, ये होता है कि आपसे थोड़ा अनुभव हम ज़्यादा ले लिए, लेकिन छोटी छोटी बातों को हमको ज़रा ध्यान रखना होगा। कमीशन में छोटी छोटी बातों को ही ध्यान में रखा जाता है और वही प्रश्न पूछा जाता है। मौलिक बात, जिसको बेसिक बात हम लोग कहते हैं, और उसी बेसिक बात से आप आगे देखेंगे कि आपको मेंस में भी दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर आप लोग अभी तक भूगोल पढ़े होंगे, तो भूगोल हम कहते किसको हैं, हम ये थोड़ा जानना चाहते हैं कि आखिर ये पता चले कि अभी तक आप लोग भूगोल को किस नज़रिया से देखें हैं। अब क्यों पढ़ेंगे हम भूगोल? भूगोल नहीं पढ़ेंगे तो क्या मेरा बीपीएससी नहीं होगा, यूपीएससी नहीं होगा? विषय की क्या प्रासंगिकता है, प्रश्न उठेगा। आप इंटरव्यू बोर्ड में जाएंगे, तो सबसे पहले प्रश्न यही पूछा जाएगा कि इस विषय की क्या आवश्यकता है, क्या इस विषय को आप नहीं पढ़ते तो आप अधिकारी नहीं होते, सवाल आता है। तो ये मौलिक चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले कि विषय के प्रति आपकी रुचि, और वही काम हमको करवाना है आपसे। रुचि जिस दिन आपके अंदर ये जग जाए तो आप खुद ही मेहनत कर लेंगे, क्योंकि आपसे अच्छा कोई खोजी है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि भूगोल हम कहते किसको हैं, उसके बाद हम बहुत सारी बातों को आज रखेंगे आपके सामने। ठीक है, आप लोग की क्या समझ रही है अभी तक, एकेडमिक स्तर तक पढ़े होंगे। हमको लगता है इसमें से बीपीएससी पीटी वगैरह भी दिए होंगे, बहुत सारे लोग दिए हैं। इसमें से कोई कमीशन में अभी पीटी उटी दिया है कि नहीं? कोई लोग नहीं बैठे हैं, दिया है? कोई लोग नहीं बैठे हैं अभी तक हैं? दिए हैं? कौन सा? अभी वाला 66वीं बीपीएससी दिए हैं। कुछ प्रश्न मिला था भूगोल से, था जैसे एक आध प्रश्न? लोकेशन से पूछा था, हाँ, लोकेशन से प्रश्न था। हाँ, और कोई लोग दिए हैं? अभी तक कोई नहीं दिए हैं। क्वेश्चन पेपर देखे होंगे आप लोग, क्योंकि तैयारी करने के पहले
हमको लगता है कि आप लोग इतना तो जानते होंगे कि तैयारी करने के पहले दो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी चीज़ के लिए जब हम तैयारी करने के लिए निकलते हैं तो उसके पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र का अध्ययन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जिस चीज़ का हम तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तभी आप कुछ सही मुकाम पर आगे अग्रसर हो पाइएगा। हमारे ख्याल से ये दो चीज़ आपके अंदर होना चाहिए, सिलेबस और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र का अध्ययन। तभी आपको पता चलेगा कि क्या इसके पूछने का पर्पस है, कौन से चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस पर हम ज़्यादा फोकस करें तो हमारा काम हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है। लोकेशन क्यों पूछा जा रहा है, क्यों लोकेशन की क्या उपयोगिता है। लोकेशन वैसे पूछे जाते हैं आज वर्तमान समय में। आपको पता होगा कि आज किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए सिर्फ आप यूपीएससी बीपीएससी ही नहीं रखिए, बल्कि जनरल कंपटीशन में भी, सारे एग्जामिनेशन में सबसे बड़ा सिलेबस अगर किसी चीज़ का है वो है करेंट अफेयर्स। समझ लीजिए 35 सवाल आप इस बार 66वीं में पूछा है करेंट अफेयर्स। इसका जो क्षेत्र है, इसका जो दायरा है इतना बड़ा है जिसकी कोई मापदंड नहीं है। कहाँ से क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, विषय से जोड़ के प्रश्न पूछे जाते हैं। करेंट अफेयर्स के सवाल सिर्फ और सिर्फ दिन प्रतिदिन की घटना से नहीं पूछे जाते, उस विषय से जोड़ के प्रश्न पूछे जाते हैं। चर्चा में कुछ भी है और वहाँ से उठा के रख दिया। अगर कोई हिस्टोरिकल पैलेस है तो हिस्ट्री से सवाल, अगर कोई स्थान है तो ज्योग्राफी से जोड़ के पूछेगा। अगर कोई आर्टिकल वगैरह देखते होंगे चर्चा में रहा है तो संविधान से जोड़ के प्रश्न पूछेगा। समझ लीजिए अभी चर्चा में रहा है पूरा, अभी देख रहे हैं किसान का जो आंदोलन चल रहा है तो उससे एग्रीकल्चर से जोड़ करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इकोनॉमिक प्रश्न भी आएंगे या आर्थिक ज्योग्राफी से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए इसका दायरा कितना बड़ा है। इतना ही नहीं है, साइंस एंड टेक के भी बहुत सारे सवाल आएंगे। जैसे पूरा विश्व अभी आप देख ही रहे हैं कि पूरा 2020 जो है पूरा का पूरा प्रभावित रहा कोरोना कहाँ से इसकी जो उत्पत्ति हुई, वो उस स्थान कहाँ है, वो स्थान जैसे ही कुछ भी चर्चा में आए जो स्थान है, जब भी आप पेपर पढ़ते होंगे तो ज़रूर अपने एटलस पर उसको लोकेट कर लीजिए। जब भी हम भूगोल पढ़ेंगे, सभी विषयों की अपनी एक दायरा है। अगर हम भूगोल की बात करें तो भूगोल जब भी आप पढ़ें तो जब तक आपके पास एटलस ना हो, हमारे ख्याल से लगता है कि भूगोल के साथ आप न्याय नहीं कर पा रहे हैं। जैसे इतिहास में सबसे मुख्य चीज़ें क्या है, आप पढ़ते भी होंगे कि इतिहास में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कालक्रम और डेट। कालक्रम की अगर आपको जानकारी नहीं है तो हमको लगता है इतिहास की अच्छी समझ नहीं होगी आपको। इसी बात पर अगर हम आगे देखें, सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं कि आप लोग समझते क्या हैं। कोई लोग बताएं कि अभी तक आपकी समझ क्या है, फिर हम और आगे बढ़ेंगे। कोई भी बताओ ना जी, नहीं पढ़े हैं पीछे। अच्छा ठीक है, पृथ्वी का अध्ययन, ठीक है बैठो। और कोई? देखिए आप लोग खुद निकालिएगा। किसी भी देश या किसी भी समाज का आर्थिक राजनीतिक जुड़ा हो, फिर भी तो हमरे वाला लैंग्वेज तुम बोल दिया है। तुम अपना नहीं बोला। हाँ तो ठीक है, तो उसको अपना बोलो। इंटरव्यू में यही फेल हो जाएगा, उसको बदलना होगा। कुछ अपना लाओ, सीखो। उसी चीज़ को दोहराएगा तो फिर सब तो वही दोहरा देगा। ठीक है, और कोई? निसंकोच, इसमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। नए वार्ड वगैरह मिलने वाला है कि कोई आप लोग को दिक्कत महसूस होगा। आराम से बोलिए, समझ रहे हैं बात को। क्योंकि जब कमीशन की तैयारी करने के लिए घर से निकले हैं तो कमीशन के बच्चे में हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। हेजिटेशन को
छोड़ के आइए। सीखने की अभिलाषा, जिज्ञासा, बच्चे से भी आप सीख सकते हैं। ये जिज्ञासा बना के रखिए, वही आप में आगे बढ़ने की लालसा को प्रेरित करेगा आपको। और कोई दो आदमी बोले। अभी तक जरूर आप लोग पढ़े होंगे, ऐसा नहीं है कि एकेडमिक में आप लोग नहीं पढ़े हैं। नहीं पढ़े हैं आप लोग, एकेडमिक में कोई लोग नहीं पढ़े हैं। ज्योग्राफी से कभी किसी को पाला नहीं पड़ा है। प्रयास कीजिए। देख रहा है जी, बोलो। वाह, बैठिए। और कोई? देखिए कितना अच्छा आप लोग खुद बता देंगे, हमको बताने की आवश्यकता नहीं होगा। देखिए अभी 10-20 पॉइंट निकल जाएगा, खुद आप लोग प्रयास करिएगा। हमको तो सिर्फ उस लेवल पर आपको पहुंचा देना है, प्रयास करना यही है। वाह, ठीक है। आप बड़ा एक शब्द बोल दिए, ब्रह्मांड। समझ रहे हैं ना? ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं? ब्रह्मांड क्या होता है? ठीक ठीक ठीक, आपकी, हाँ ठीक है। चलिए, और कोई? कोई लोग नहीं। कुछ लोग तो पढ़ा भी है, लगता है कि कुछ लोग इक्का दुक्का है लोग पिछले क्लास का, सब वो भी नहीं बता रहा है, हैं? तुम बताओ, पढ़ा है ना जी? तब बोलो। ब्रह्मांड क्या है? जैसे ब्रह्मांड शब्द लाया हो, ब्रह्मांड बताओ। बैठो। और Geography is a part of science in which we study about the structural property of Earth and outer universe. We also study the thematical view, political structures, and also study about the environment and. ठीक है। और कोई, आप लोग और कोई बताएंगे? भूगोल के बारे में नहीं? चलिए, हम ही को बताना होगा। सिंपल सा बात है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की। ब्रह्मांड का अध्ययन है, पृथ्वी का अध्ययन है, मतलब इर्द गिर्द यही बातें निकल के आई कि हम भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी से संबंधित बातों का ही अध्ययन करते हैं, खास करके अगर हम देखें तो। लेकिन अगर हम बात करें ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड एक छोटा मोटा शब्द नहीं है। ब्रह्मांड आप अगर अपनी भाषा में कहें तो जिसका आदि न हो न अंत हो, जिसका न आदि है न अंत है, जस्ट लाइक आप कहते हैं उसको प्रकृति। अगर हम परिभाषा के तौर पर इसको लाएं तो आप कह सकते हैं कि लघुतम कणों से लेकर असंख्य तारों के समूह क्या है? ब्रह्मांड है। इसी ब्रह्मांड के अंतर्गत आप देखते होंगे कि ब्रह्मांड के अंतर्गत ही बहुत सारे आकाश गंगा की चर्चा होती है, निहारिका की चर्चा होती है,
इसी आकाश गंगा में हम लोग सौर मंडल की चर्चा करते हैं, और उसी सौर मंडल से जुड़ा हुआ है हमारा, जिस पर हम रहते हैं, हम अपनी सारी क्रियाकलाप को करते हैं, जिसको आप अर्थ कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं, धरातल कहते हैं, भू कहते हैं। इस पृथ्वी पर होने वाली जो भी घटनाएं हैं, चाहे वो पृथ्वी की आंतरिक घटना है, जैसे अगर हम देखें तो पृथ्वी के अंतर्गत अगर आप जोड़ेंगे, अभी आपने बताया कि भूगोल साइंस है, और हम कहें कि भूगोल विज्ञानों का विज्ञान है। भूगोल के अंतर्गत ही अगर हम देखें तो सभी विषयों को हम जोड़ के पढ़ते हैं, क्योंकि जब तक आप सोच सकते हैं कि आपके अंदर, जब तक हम पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी की सारी बातों को अगर हम सही रूप से नहीं समझेंगे, भौगोलिक बातों का अगर हमको जानकारी नहीं होगा, तो हम उन विषयों के साथ भी न्याय नहीं कर पाएंगे। अगर आप देखें, इतिहास को उठा के देखें, आप पढ़ते होंगे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता एवं संस्कृति पढ़ते हैं ना आप लोग, इतिहास में बड़ा शब्द आता है सभ्यता और संस्कृति, कल्चर एंड सिविलाइजेशन पढ़ते होंगे आप लोग। ये सिंधु सभ्यता आखिर इतना डेवलप सभ्यता क्यों कहलाया? इसके डेवलपमेंट में सबसे बड़ा कारण क्या होगा? अगर आप पढ़ते होंगे मगध का उत्कर्ष, इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास को हम लें, मगध साम्राज्य इतना डेवलप था क्यों? इसका क्या कारण हो सकता है? सारी बातें उसके भौगोलिक बनावट, प्राकृतिक बनावट में ही निहित है। अगर आप देखें, आप अपने इमेजिन करिए, आप अपने भारत को देखते होंगे, आपने भारत के तस्वीर को देखिए और उस भारत की बनावट को देखिए, तो आपको बहुत सारी बातें उभर के आपके माइंड में आएगा कि भारत की जो प्राकृतिक बनावट है, इस प्राकृतिक बनावट का भारत के डेवलपमेंट में, भारत के विकास में क्या इसका योगदान है। अभी सिंपल सा बात है, आप देखते होंगे कि भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत है। आप लोग जानते हैं हिमालय पर्वत है। अगर हम देखें कि अगर आज हिमालय पर्वत नहीं होता उत्तर में, तब हमारी क्या स्थिति होती, आप समझ सकते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि उत्तर में क्या है, पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, आप देखते होंगे कि जस्ट आप जम्मू कश्मीर से ऊपर आप देखें तो आपको अफगानिस्तान, ऊपर में देखते होंगे सेंट्रल एशिया के कुछ सारे देश हैं, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, ठीक है, और कजाकिस्तान से जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा जो है वो साइबेरिया है। साइबेरिया रसिया का भाग है, जो एशियाई भाग है। उस भाग में क्या है? अभी उत्तरी ध्रुव का, यानी कहने का अर्थ है, जब हम पढ़ेंगे अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, जितनी भी काल्पनिक रेखा है, यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि 66.5 डिग्री से ऊपर की बात हम करेंगे। अगर हम देखें अपने अर्थ पर, तो वो ऊपर का जो भाग है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव, ये पूरा का पूरा जो है कैसा है? ठंडा क्षेत्र है। और इस भाग में कैसी हवाएं चलती हैं? तो शीतलहर वाला, पूरा का पूरा जो है बर्फ से। और इस भाग से जो हवाएं आएगी तो हमारे भारत को भी प्रभावित कर सकती है। लेकिन यहाँ पर हिमालय ने क्या रखा है? इस हवाओं को भारत में आने से रोक रखा है। यानी आप कह सकते हैं कि आप देखिए कि उत्तर के तरफ से आप प्राकृतिक रूप से सुरक्षित, बाहरी आक्रमण से आप सुरक्षित। देखिए, अभी किसी ने बताया कि भूगोल एक विषय ही नहीं है, बल्कि भूगोल पर किसी भी राष्ट्र या किसी भी देश का नींव खड़ा होता है, पिलर, जिसको आप कहते हैं प्राकृतिक पिलर या राजनैतिक पिलर, आप कह लें इकोनॉमिक आर्थिक पिलर, या आप कह लें सांस्कृतिक पिलर। ये सारे के सारे जो पिलर हैं वो किस पर निर्भर है? भूगोल पर निर्भर है। अभी आप देखिए, आप देखते होंगे, आप पढ़ते होंगे, जब इन्वायरमेंट पर्यावरण पढ़ेंगे आप, तो पर्यावरण में आप पढ़ेंगे कि मानव पलायन कर रहा है। मानव ही नहीं बल्कि जीवों का भी पलायन होता है अपने अनुकूलन के द्वारा। देखते होंगे बहुत सारे पक्षी जो है, देखते होंगे मौसम में एक दूसरे जगह से दूसरे जगह का भ्रमण करते हैं। तो अनुकूलन,
मानव क्यों पलायन किया? इतिहास में भी आपका सवाल आएगा उठ करके। आप पढ़ते होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। मानव की उत्पत्ति से आपकी कहानी शुरू हो जाती है। आप पढ़ते होंगे कि मानव ने सबसे पहले आग का आविष्कार किया, फिर अस्थायी रूप से निवास करना शुरू कर दिया, पशुपालन के बारे में जाना, कृषि करने लगा, आप जानते होंगे। और जब ये सारे काम जब मानव करने लगा तो कृषि के साथ साथ अब उसके पास पशुपालन भी होने लगा, तो सरप्लस उत्पादन क्या हो गया? अब उसको भोजन से ज़्यादा अब उसके पास क्या होने लगा? बचने लगा। यानी पहले क्या था? भोजन की खोज करता था, अब उत्पादक हो गया। समय बदल रहा है, उसकी स्थितियां भी बदल रही है, जुड़ के आएगा। तब आप देखते होंगे कि जब उत्पादन अत्यधिक हो गया, उनके पास बचत हो रहा है, तो उस बचत के लिए उनको एक मार्केट की आवश्यकता थी। मार्केट, उसी मार्केट को आजकल हम लोग कहते हैं गांव में, ये देखते हो कि हाट वगैरह लगता है जहां पर कि लोग मिलते हैं। इसलिए आप पढ़ते भी होंगे इतिहास में कि सिंधु घाटी सभ्यता कृषि और व्यापार दोनों से जुड़ा हुआ सभ्यता है। पढ़ते हैं ना आप लोग, जोड़ करके। इतिहास भी आपको सिखाएगा, तो इतिहास की अच्छी समझ ज्योग्राफी आपको देगा। इतना ही नहीं, आप पढ़ते होंगे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने ढंग से इस पर व्याख्यान दिया है पतन के बारे में। हालांकि सबसे मुख्य पतन आप जानते होंगे कि बाढ़ का आना कहा जाता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप सोचिए कि एक नगरीय सभ्यता थी, उस सभ्यता का पतन हो गया और उस सभ्यता के बाद ग्रामीण सभ्यता का विकास हो जाता है, आर्यों का आक्रमण हो जाता है। पढ़ते होंगे आप लोग। ये आर्य लोग आखिर इस सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु क्षेत्र में ही क्यों आए? कारण होगा कुछ। आर्य थे कौन? आप लोग पढ़ते होंगे, इतिहास में पढ़े होंगे ना आप लोग। आखिर ये पलायन क्यों हुआ? पलायन हम क्यों करेंगे? क्या कारण हो सकता है पलायन का? अभी आप देख रहे होंगे कोरोना फैला, पलायन करना शुरू हो गया लोग। महामारी, प्राकृतिक आपदा, आप एक स्थान को दूसरे छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाएंगे, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, महामारी हो, तो आप स्थान बदलेंगे। इतना ही नहीं, भूख की समस्या उत्पन्न होगी तो पलायन करेंगे। आर्यों ने क्या किया? आप देख लीजिए, मध्य एशिया का जो क्षेत्र है, बिल्कुल जो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान का इलाका, उधर आप देख लें, पूरा का पूरा जो रसिया से जो टूट के बना है सब, ये पूरा सेंट्रल एशिया का जो भाग है, बिल्कुल कैसा है? मरुस्थल का क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? सब मरुस्थल है। भोजन की समस्या उत्पन्न हुई। आपको पता होगा कि हमारा भारत उस समय, भारत की स्थिति विश्व में आप देखेंगे कि सप्लायर के रूप में था। हम लोग देते थे। हम 2350 से 1750 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, अगर हम बैक जाएं तो देते थे। अब सोच लीजिए कि जब बिल्कुल वो मरुस्थल क्षेत्र है, उनके अंदर ये भोजन की समस्या उत्पन्न हुई, तो उनकी दो शाखाएं हैं जो पट करके, एक भारत की तरफ मूव करता है और एक ईरान की तरफ मूव करता है। आप पढ़ते होंगे इतिहास में। यूं ही नहीं आया, कुछ मूल कारण है। अरबों का आक्रमण भी आप पढ़ेंगे, जो पूरा का पूरा मुस्लिम आक्रमण है, आप पढ़ते हैं इतिहास में। उसका भी मुख्य उद्देश्य रहा है कि क्यों हम भारत पर अटैक करें। इकोनॉमिक और धर्म का प्रचार, आधार तो वही था पूरा, बिल्कुल। तो आखिर इस भारत के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा योगदान, अगर हम देखें भारत के प्राकृतिक बनावट को, तो आपको समझ में आएगा। आप देखते होंगे कि इस भारत के जैसा किसी भी अन्य देशों में जलवायु नहीं है। मानसूनी जलवायु जो हम लोग देखते हैं, जानते हैं, क्योंकि आज भी हमारी 70% आबादी कृषि पर ही निर्भर है। और हमारा जो आधार है भारत का, वो इकोनॉमिक आधार क्या है? कृषि है। और कृषि के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? सबसे उपयुक्त क्या है? पढ़िएगा, पर्यावरण में एक हमारे मंत्री हुए, कृषि मंत्री,
जिनका नाम था कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, के.एम. मुंशी। उन्होंने कहा था कि वन है तो वर्षा है, वर्षा है, वन है तो वर्षा है, वर्षा है तो जीवन है। अभी आप देखते होंगे पूरा विश्व जो है हरियाली हरियाली की बात करता है, पर्यावरण को बचाने की बात करता है। आज इस पर्यावरण का सबसे बड़ा दुरुपयोग करने वाला कौन है? यही मानव है। आप देखते होंगे। तो ये बदलाव की जो स्थिति है, आखिर पलायन कर करके आप देख लीजिए। अभी हमने कहा एक शब्द कि मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष क्यों हुआ? क्यों मगध के राजा बहुत डेवलप हुए? क्या कारण हो सकती है? राजगीर इतना डेवलप था, आप इतिहास पढ़ रहे हैं, उससे ज़्यादा डेवलप राजवंश कोई नहीं था। अगर हम मगध की बात कर लें, मौर्य की बात कर लें, चाहे आप बिंबिसार अजातशत्रु के काल की बात कर लें, क्या कारण हो सकता है? तो इसका प्राकृतिक बनावट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? पहले इसका प्राकृतिक बनावट आप देख लीजिए। उत्तर की तरफ गंगा का विस्तार, दक्षिण में देख लीजिए पूरा का पूरा जंगल, पठारी क्षेत्र, और पठारी जहाँ है तो खनिज संपदा होगा, जहाँ पठार होगा वहाँ खनिज मिलेगा। जंगल, वन, वन से हमको क्या मिल सकता है? कीमती लकड़ी का भंडार मिलेगा, बहुत सारे आयुर्वेदिक दवाई बनाने के लिए पौधे मिलेंगे। देख ली रिसोर्स। तो हम लोग सारे चीज़ों को जोड़ के ही पढ़ते हैं। इसी भूगोल के अंतर्गत हम लोग वन संसाधन को पढ़ते हैं। वन में जो जीव जंतु हैं उनका क्या उपयोगिता है उसको भी हम लोग समझते हैं। आजकल हम लोग देखते हैं, पूछा जाता है, आपसे सवाल पूछेगा कि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, या कोई अभयारण्य, क्वेश्चन पूछ देगा, चर्चा में रहेगा, वही सवाल आएगा। कोई बांध, अभी चर्चा बीपीएससी पूछा है, कहीं ना कहीं चर्चा में रहा होगा, उससे जोड़ के पूछ दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है इर्द गिर्द घूम रहा है किसका? इसी भूगोल के अंतर्गत ही इर्द गिर्द घूमता है। अगर हम देखें तो नेचुरली अगर आप देखें तो भूगोल के अंतर्गत हम लोग पृथ्वी का ही अध्ययन करते हैं, जियो का ही स्टडी करते हैं। और ये जो भूगोल है, अगर हम देखें हिंदी शब्द को आप लीजिएगा तो भूगोल जो शब्द है ये दो शब्दों का जोड़ा है ना। सिंपल सा शब्द है, भू और गोल, यानी पृथ्वी कह लें हम लोग, जो कि एक रूप को दर्शाता है। पृथ्वी का सिंगल एक रूप भूगोल, जो कि कहीं से न्यायोचित नहीं है। आप लोग बच्चा में ही पढ़ते आ रहे होंगे बच्चे से कि पृथ्वी नारंगी के समान चपटी भी है, यानी गोलाकार के साथ साथ क्या है, इसकी ऊपरी सिरा यानी उत्तरी सिरा और दक्षिणी सिरा क्या है? चपटी है। यानी हम पृथ्वी को पूर्णतः गोलाकार नहीं कह सकते। तो अगर हमको परिभाषा की खोज करना होगा या हमको भूगोल की सही जानकारी प्राप्त करनी होगी तो इसके अंग्रेजी शब्द पर हमको जाना होगा, जो दो शब्दों के मेल से बनता है, जियो और ग्राफी। ठीक है, जियो मीन्स पृथ्वी और ग्राफी मीन्स होता है वर्णन करना या स्टडी आप कह लीजिए, जो ग्रीक यानी यूनानी भाषा के मेल से बनता है। ग्रीक, यूनानी भाषा, यूनान का नाम आप सुने होंगे। कहाँ है यूनान की राजधानी? बोलिए। काहिर। यूनान की राजधानी काहिर है, एथेंस है। कहीं से इधर उधर मत रटना, सारी चीज़ें यहीं हो जाएगी। सबसे पहले आप लोग आज ही एक एटलस ज़रूर खरीद लेंगे। अगर है तो ठीक है, अच्छी बात है, किसी भी प्रकाशन का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ऑक्सफोर्ड का लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। ये एटलस लेना बहुत ज़रूरी है, समझ लीजिए। एटलस क्या है? मानचित्र का एक संग्रह है, किताब है मानचित्र का, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ जो है पूरा का पूरा खाली फिगर है, चित्र है। और वो चित्र कैसा है? तो फिजिकल है, ठीक है, और राजनैतिक है, मतलब पॉलिटिकल है, समझ लीजिए। और उसमें थीमेटिकल भी है। थीमेटिकल हम कह लें तो जैसे मान लीजिए अगर हम महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप,
और एशिया महाद्वीप में सिंगल आप देखते होंगे कि आप भारत, तो भारत के बारे में ही हमको जानकारी लेना है तो भारत का पूरा डिटेल। अगर हम एशिया महाद्वीप में और किसी देश के बारे में जानना चाहें तो उसकी भी जानकारी हमको मिल जाएगी। समझ रहे हैं बात को? तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी से ज़रूरी आप इसको रख लीजिए। एटलस लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एटलस आज ले ही लीजिए, अगर है तो अच्छी बात है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें तुरंत अगर आप एटलस रखिएगा, बोलेंगे, उसको देख लीजिएगा, क्योंकि आप पढ़ते होंगे, आप साइंस पढ़े हैं, क्योंकि मानव मस्तिष्क का एक रूल है कि सुनी हुई बातें आप भूल सकते हैं, लेकिन अगर विजुअल आप देख लीजिएगा जो चीज़, हमको लगता है जन्म जन्मांतर तक आप नहीं भूलिएगा। समझ रहे हैं बात को? ये सेरिब्रम का एक बड़ा अपना महत्व है। और सेरिब्रम पर इतना बोझ दीजिए, इतना बोझ दीजिए कि फिर आगे आपका एकदम भंसते जाएगा, चेक भंसता है वो। और जितना खुला छोड़िएगा सेरिब्रम को, घाटा में रहिएगा। इसलिए बोझ डालना है सेरिब्रम पर। विजुअल चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसको बार बार कहीं बाहर नहीं देखना है, रख ले रहिए, एकदम सामने रखे रहिए। जैसे ही कोई स्थान बोले उसको देख लीजिए, याद भी हो जाएगा और देख भी लीजिएगा। आप जानते होंगे यूनान बड़ा फेमस देश रहा है, क्योंकि यूनान से जुड़ा हुआ बड़ी बड़ी कहानियाँ भारत में जुड़ी हुई हैं। जैसे सिकंदर का आक्रमण हम पढ़ते होंगे, सिकंदर वहीं से आया था ना। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न हो जाएंगे कि आखिर ये यूनान वाले भारत में आए कैसे, क्योंकि 1498 में वास्को डी गामा ने भारत या समुद्री मार्ग की खोज की भारत की। उसके पहले ये लोग आते कहाँ से थे? आर्य लोग कैसे आ गए? कौन सा स्थिति, किस रास्ते से भारत में आया होगा सब? क्योंकि भारत के 3 ओर तो जल ही जल है। नीचे आप देखें तो हिंद महासागर, पूर्व और पश्चिम में आप देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर है, उत्तर में पूरा विशाल हिमालय फैला हुआ है। तो एक बेल्ट ही तो खाली है, वो पश्चिमोत्तर क्षेत्र आपका। जम्मू कश्मीर के नीचे वाले जो भाग हैं, पंजाब और गुजरात के आसपास, राजस्थान के आसपास का जो क्षेत्र है, जो आज आप देखते हैं पाकिस्तान है, कल 47 के पहले वो पूरा का पूरा क्षेत्र सिंध था, मुल्तान था, उधर बलूचिस्तान। आप पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थल कहाँ था? बलूचिस्तान, दास्क नदी के किनारे तक फैला हुआ था, वहाँ तक था। आप इतिहास पढ़िए, आपको मिलता होगा कुषाण ने ईरान की सीमा तक भारत की झंडा फहरा दिया। और अशोक के काल में तो आप देखते होंगे कि अशोक से पहले चंद्रगुप्त मौर्य के समय तक कांधार, हेरात तक भारत की सीमा थी। पढ़ते होंगे आप लोग, दहेजे में मिल गया था, पता होगा आपको। इसलिए पहला अखिल भारतीय सम्राट उसी को कहा जाता है हमारे ख्याल से। ऐसा तो आप लोग पढ़ते ही होंगे। सोचिए, तो ये सारी बातें हैं। आखिर वो लोग आक्रमण कर रहे थे, तो अब आपको लगेगा कि भारत में जो आक्रमण करने के जो मार्ग थे, वो कौन सा मार्ग था? पहले स्थल मार्ग। तो कैसे आता था? अगर हम देखें यूनान से अगर सिकंदर को हम लाएं तो भारत में कैसे प्रवेश करेगा? पश्चिमोत्तर भारत से। तो यूनान कहाँ है? किस महाद्वीप में है यूनान? कंफर्म हो? लगता है खोज रही है ऊपर में। याद करवाए तभी भूल गए हैं। क्या? अरे यूरोप में है यूनान, ग्रीक। कहाँ हैं आप लोग? भूमध्य सागर से एकदम सटा हुआ है। भूमध्य सागर तो थोड़ा दूर भी है, थोड़ा सा। यूनान एकदम सटा हुआ है। वहीं पर बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं। अल्बानिया है, वहीं पर हर्जेगोविना है, बहुत सारे देश हैं छोटे छोटे, बहुत सारे देश आपको मिल जाएंगे। रसिया का भाग है, यूक्रेन है, वहीं सब सटा हुआ है। और यूनान से जुड़ा हुआ है। वहीं पर आप देखते होंगे यूनान के भाग से ही, वहीं आप देखिए एक देश है बेलारूस है, ठीक है। फिर आप देख लीजिए वहीं पर आपको मिल जाएगा तुर्की। तुर्की का नाम सुनते हैं? तुर्की एशिया में भी है और यूरोप में भी है। समझ गए बात को? रूस एशिया में भी है और यूरोप में भी है। लेकिन रसिया के भाग से आक्रमण करना बड़ा मुश्किल था। कारण क्या है? पूरा का पूरा साइबेरिया है, बर्फ वाला क्षेत्र है। आप सोच लीजिए साइबेरिया में एस्किमो जनजाति रहता है जो बर्फ में निवास करता है, पता होगा आप लोग को।
और साइबेरिया से आना बड़ा मुश्किल है, उस भाग से पूरा का पूरा बर्फीला क्षेत्र है, तो उधर से कोई आक्रमण हो नहीं सकता। लेकिन इस भाग से यूनान से जो रास्ता था वो कैसे रास्ता था, तो वही तुर्की के रास्ते से। भारत का ये एशिया का सबसे पश्चिमी अगर हम देश कहें तो टर्की ही है, जो आपको दिखाई पड़ जाएगा, एटलस देखेंगे आप तो मिल जाएगा आपको। टर्की से हो करके प्रवेश करता है, वहीं पर है टर्की के पास ही, टर्की के पास से ही प्रवेश करके सीरिया, नाम सुनते हैं ना सीरिया का, सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान होते हुए इंडिया, पाकिस्तान तो था नहीं, भारत में प्रवेश करते थे। और आप सोच लीजिए, सोचिए तुर्की लोग जो आते थे, तुर्की लोगों ने आक्रमण किया था भारत पर, आप देखते होंगे। सबसे पहले अरबों ने आक्रमण किया, अगर हम देखें तो उससे पहले भारत पर सबसे पहले ईरानियों ने आक्रमण किया था। ईरानियों, जिसको पारसी भी कहते हैं, पारसियों ने, ठीक है, फारस के देश के लोग ईरानियों ने आक्रमण किया, तो उनके भी मार्ग वही थे, उसी मार्ग से ईरान, इराक, अफगानिस्तान से होते हुए वो भारत में आते थे। सिंध प्रांत पर ही सबसे पहले कहाँ बॉर्डर क्या था, सिंध ही था भारत का, उसी भाग से आते थे, सिंध पर ही अटैक होता था। अगर आप देख लें, मोहम्मद बिन कासिम का सबसे पहले सफल आक्रमण होता है मुस्लिम आक्रमण में 712 में, सिंध पर ही पूरा का पूरा क्षेत्र जो है सिंध का वो जीतता है। उसके बाद आप देख लीजिए तुर्क लोग, सबसे पहले आप पढ़ते होंगे इतिहास में कि गजनबी ने 17 बार आक्रमण किया भारत पर, अगर हम देख लें तो। लेकिन उसके पहले भी मोहम्मद गजनबी के पिता ने आक्रमण किया था, जिसका नाम था सुबुक्तगीन, लेकिन उसका सफल आक्रमण नहीं हुआ, क्योंकि जयपाल जो सिंध का राजा था उसने हरा दिया, पढ़ते होंगे। सफल आक्रमण हुआ गजनबी का। देखिए तुर्की कहाँ से ही लोग आ रहा है, और इसका मेन उद्देश्य क्या रहा था, धन को लूटना, और मेन उद्देश्य क्या रहा, धर्म का प्रचार। अब आप देखिएगा, हम इतिहास में नहीं बह रहे हैं, इतिहास को वहाँ तक ला रहे हैं, ज्योग्राफिकल स्टेज पर। इनके आने के जो मार्ग थे वो भौगोलिक रूप से कैसे जुड़े थे, क्योंकि उस समय तक अभी तक समुद्री मार्गों का सही रूप से कोई खोज नहीं हो पाया। तो आने के जो मार्ग थे वो क्या था, अगर हम यूरोपियन कंट्री की बात कहें तो इसी माध्यम से। इतना ही नहीं, आप जानते होंगे कि कुषाण के काल में आपको पता होगा कि रेशम मार्ग हुआ करता था, बड़ा चर्चा में रहा है। कुछ दिन पहले चाइना ने फिर से इस पर अपना अधिकार किया, रेशम रूट, रेशम सिल्क रूट बड़ा चर्चा में रहा है, याद करिएगा, ठीक है। इतिहास जब भी पढ़िएगा तो इतिहास बहुत सारी बातों को आपको ला के रख देगा। सिल्क रूट, भारत से सिल्क विदेशों में जाते थे, और एक ही रास्ता था भारत से जाने का, वो रास्ता था जो बड़ा चर्चा में है, सिक्किम में नाथुला दर्रा, नाम सुने होंगे। नाथुला दर्रा से होकर के एक रास्ता खुलती, और एक लंबा रास्ता था सीधे। अब देखिए पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया से होते हुए वो तुर्की का जो क्षेत्र है, कुस्तुनतुनिया बोलते हैं, इतिहास में है, कुस्तुनतुनिया से होते हुए ये यूरोपियन क्षेत्र तक व्यापार होते थे। अब सोचिए, जब खलीफा का अंत होता है 1924 में, कमाल मुस्तफ़ा के नाम आप सुनते होंगे, तो उस समय इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। हालांकि बहुत लंबे समय के बाद, लेकिन मध्यकाल में ही इस पर अधिकार पाने के लिए, क्योंकि जिसका जिसका वर्चस्व था इस क्षेत्र पर अपना अपना क्या करता था, सब टैक्स वसूली, लूटपाट होने लगा, इस रास्ते से व्यापारी लोग लूटे जा रहे थे। तब क्रांतिकारी बदलाव आता है, आप देखते होंगे यूरोप में सबसे पहले आप पढ़ते होंगे राष्ट्रवाद का उदय होता है, और उसी क्रम में आप देखते होंगे कि भौगोलिक खोज होना शुरू हो गई। भौगोलिक खोज, इस खोज के रूप में सबसे पहले आप देखते होंगे कि पुर्तगाल के लोगों ने, यूरोपियन लोगों ने वहाँ पर भौगोलिक खोजों की शुरुआत की, और उसमें एक सफल
राजा का बहुत बड़ा नाम आता है। हेनरी चतुर्थ एक राजा था पुर्तगाल में। उसने क्या किया कि भौगोलिक खोज यानी नए नए स्थल की खोज करवाना शुरू किया। अब इससे क्या हुआ फायदा कि छोटे छोटे स्थान मिलने लगे। अब एक तो मार्ग के बारे में जानकारी हुई, दूसरा उस स्थान पर बहुत सारे ऐसे खनिज संपदा के भंडार मिल गए, रिसोर्स मिलते जा रहे हैं, और धीरे धीरे हम वहाँ के लोगों के साथ अपना व्यापार भी शुरू कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? ये क्रम जो है धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। तो इस क्रम में पुर्तगाल का बड़ा नाम आता है, स्पेन का नाम आता है। इसलिए आप सुनते होंगे कि स्पेन का नाविक खोजने के लिए निकला था भारत को। और भारत का नाम तो आज नहीं, बल्कि अगर हम देखें तो प्राचीन काल में ही भारत को जाना जा रहा था, क्योंकि भारत को समृद्ध शक्तिशाली यानी सोने की चिड़िया कहा जा रहा था। सिंधु घाटी सभ्यता से ही लोग जानते थे, यानी समृद्ध था। तो आखिर भारत को जानने समझने के लिए यूरोपियन कंट्री के लोगों के प्रति उनके मन में एक लालसा बनी हुई थी कि आखिर भारत है कहाँ, भारत है कहाँ। उसी क्रम में स्पेन का नाविक निकलता है जिसका नाम है कोलंबस आप कहते हैं। हालांकि उससे पहले सबसे पहले पुर्तगाल का ही निकला था बार्थोलोमियो डियाज है 1486 में। और वो घूमते घूमते पूरा अटलांटिक महासागर घूम गया और सीधे अफ्रीका के निचले भाग पर पहुंच गया, जिसको हम लोग कहते हैं केप ऑफ गुड होप, उत्तम आशा अंतरिप, वहां पहुंचा। लेकिन वहां से वो आगे नहीं बढ़ पाया। उसी क्रम में आप देखते हैं 1492 में कोलंबस, और ये पहुंच गया कहाँ, ये दिशा भटक गया, क्योंकि दिशा की उस समय जानकारी नहीं थी। बहुत सारी चीज़ें साइंस के उस समय निर्मित नहीं हुए, जैसे दूरबीन वगैरह का भी आविष्कार नहीं हो पाया था, क्रांतिकारी बदलाव नहीं हो रहे थे। इस क्रम में तो दिशा भटकाव के कारण कोलंबस कहाँ पहुँचा, बहामास द्वीप पर, जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप का एक द्वीप है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बहामास द्वीप, वो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है बहामास द्वीप। और उसी द्वीप पर पहुंचा तो उसने कहा कि वो यही भारत है, बहामास द्वीप। वहाँ छोटे छोटे द्वीप हैं, अटलांटिक महासागर के ही भाग हैं, कैरेबियन सी। और कैरेबियन सी में आप देखते हैं उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में। ठीक है, ध्यान से एटलस पर देखिएगा, आपको बहुत छोटे छोटे राष्ट्र मिल जाएंगे, जैसे क्यूबा, जैसे हैती, आप नाम सुनते होंगे, जैसे जमैका, बारबोडास, डोमिनिका, ये सारे के सारे छोटे छोटे, बरमूडा, ये सारे के सारे आपको राष्ट्र मिल जाएंगे छोटे छोटे। ये सारे के सारे जो देश हैं, ये कैसे देश हैं? इसी देश को हम लोग कहते हैं वेस्ट इंडीज, संयुक्त रूप से। वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, वेस्ट इंडीज सबसे पहले तो कहने का अर्थ है कि इंडिया के वेस्ट में है। आप देख लीजिए, भारत के वेस्ट में है, और यहाँ पर उसको लगा कि भारतीय संस्कृति है, लगता है यही भारत है, तो उभर के आया नाम कि वेस्ट इंडीज, मतलब वेस्ट में है, इंडीज इंडीज कहने लगा। यही इंडीज शब्द कहाँ से निकलता है, आप पढ़ते होंगे, सिंधु नदी, जिसको इंडस कहते हैं, पढ़ते हैं ना आप, इंडस। यूनानियों ने इंडस शब्द दिया, पता होगा आपको, यूनानियों ने इंडस शब्द दिया, उसी इंडस से शब्द निकलता है क्या, इंडीज। समझ रहे हैं बात को? और इसी सिंधु से शब्द निकलता है हिंदू, आप पढ़ते होंगे, है ना। ईरानियों ने ही कहा था, ईरानी शब्द में स को हम लोग ह उच्चारण करते हैं, तो वो लोग क्या कहते हैं, सिंधु, यानी ये क्षेत्र जो है किसका है, हिंदुओं का है। इसलिए आप पूरा का पूरा जो एंशिएंट इंडिया पढ़ते होंगे, पूरा का पूरा हिंदू शासकों के बारे में ही पढ़ते हैं पूरा। अब देख लीजिए, तो सारा का सारा ये क्षेत्र, अब देख लीजिए, भौगोलिक खोज शुरू हो गया। अब जब कोलंबस पहुंच गया वहाँ बहामास के पास, बहामास द्वीप पर, भारत की खोज, लेकिन उसने भारत की खोज नहीं किया। इसी क्रम में एक और नाविक निकलता है पुर्तगाल से, जिसका नाम है वास्को डी गामा, और वो कहाँ पहुँचता है, बार्थोलोमियो डियाज के उस स्थान पर जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप। और वहीं पर एक व्यक्ति से उसकी मुलाकात होती है, नाविक वगैरह आते जाते रहते थे, अब्दुल मजीद, ठीक है, व्यापारी है, और वो उसको कहाँ तक पहुँचाया,
भारत कालीकट, पश्चिमी क्षेत्र में अरब सागर में पहुंच गया कालीकट, जहां पर दक्षिण में जामोरिन का राज था, वहां उसका भव्य स्वागत होता है। अब आप सोच लीजिए, अब आप इमेजिन करिए कि यूरोप में जो पुर्तगाल, स्पेन, ब्रिटेन, इटली वगैरह जितने भी देश हैं, ये सब जो आपको दिखाई पड़ते हैं एटलस में देखेंगे आप, ये जो सारे क्षेत्र हैं ये सब उत्तरी ध्रुव से समीप हैं। और इस कारण से इस भाग में क्या होता है, सालों भर जो स्थिति होती है वो कैसी स्थिति होती है, ठंडा। वातावरण कैसा होता है, जलवायु कैसा होता है, ठंडी होती है बिल्कुल। तो निश्चित है कि ठंडी वातावरण होने के कारण यहाँ के लोग कैसे होंगे, मांसाहारी प्रवृत्ति के ज़्यादा होगा। देखिए निकलते जाएगा बहुत सारा शब्द, ज्योग्राफी आपको कहाँ से कहाँ लाएगा। वास्को डी गामा आता है, अब हमारा व्यापार भी शुरू होगा। इतिहास को हम लोग जोड़ देंगे, ज्योग्राफी को भी जोड़ के पढ़ेंगे, देख लीजिए कितनी बातें निकल के आ जाएगी। वास्को डी गामा, भव्य स्वागत हुआ जामोरिन के माध्यम से। और उसी क्रम में आप देखेंगे कि जामोरिन ने क्या किया कि वास्को डी गामा को, आपको पता होगा कि भारत में केरल को जाना जाता है मसाला के राज्य के नाम से, आपको पता होगा। अब मसाला, इसको पूरा पैकेट बना करके जामोरिन ने क्या किया, अतिथि है, भारत तो अतिथि का सत्कार करता है, आपको पता होगा, वसुधैव कुटुंबकम हम लोग पढ़ते हैं ना, मिला। जब ये वास्को डी गामा करा था कि अभी तक आप लोग तो कच्चा मांस खाते हैं बिना मसाला का उपयोग कीजिए। देखिए इसका क्या स्थिति है। देखिए यहाँ पर समझने की बातें हैं, व्यापार शुरू होगा। अब वो वहाँ से उस मसाला को जब अपने देश में ले गया, उसका उपयोग उसने बखूबी उसमें किया, भोज्य पदार्थ में, और इसकी उपयोगिता को लोगों को बताना शुरू किया। तब वास्को डी गामा ने क्या किया, व्यापार की शुरुआत करवा दी। देखते होंगे पुर्तगाली लोग पहले आए थे भारत में, आप इतिहास में पढ़ते हैं ना, देख लीजिए उनके आने के जो मार्ग थे पहले कैसे थे। तो मार्ग अगर हम देखते हैं तो पूरा का पूरा ज्योग्राफिकल फेज आपको मालूम हो जाएगा। अटलांटिक महासागर से होते हुए, केप ऑफ गुड होप से होते हुए सीधे जो है ये अरब सागर में प्रवेश करके और सीधे पश्चिमी क्षेत्र में कालीकट यानी कि केरल के तट पर पहुंचते हैं। ये एक माध्यम था। लेकिन आज आप देखते होंगे कि आज यूरोप से जो बेरा आता है उसके मार्ग कहाँ से कहाँ है, रास्ता बनने लगे, वर्चस्वता की लड़ाई होना शुरू हो गया। वास्को डी गामा ने जब उसकी उपयोगिता की बड़ाई की तो अब आप देखेंगे कि स्पेन के साथ साथ पुर्तगाल, वहीं पर है फ्रांसीसी, ठीक है, फ्रांस, वहीं पर है डेनमार्क, जितने भी यूरोपियन कंट्री है वहाँ पर ये धीरे धीरे देख रहा है कि पुर्तगाल इतना डेवलप क्यों हो रहा है, क्या कारण हो सकता है इसके डेवलपमेंट की। पुर्तगाली शक्ति आता है भारत में। अब आप देख लीजिए अपना परचम लहराए एक छोटा सा देश है। आप देखिए ब्रिटेन, आप कहते हैं कि अभी ब्रिटेन को आप देखते होंगे उसका फिगर आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आप देख लीजिए, इमेजिन करिए कि जब सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित और उन्नत किस्म की सभ्यता थी, उस समय ब्रिटेन का नामो निशान था क्या, सुने हैं कभी? 2-3 सभ्यता मिलती है, मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता, यही सब मिलती है जो समकालीन सभ्यता थी मुख्य रूप से। लेकिन ये मार्ग, एक छोटा सा देश आप देख लीजिए कि पूरे दुनिया पर राज कर दिया। इसका क्या कारण हो सकता है? पुर्तगाल के साथ साथ ये सारे यूरोपियन कंट्री भारत में आने शुरू हो गए, व्यापार भी शुरू हो गया। और व्यापार करते करते आप देख लीजिए ब्रिटेन के लोगों ने क्या किया। आप इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास में हम उतना जाएंगे नहीं, पूरा का पूरा भारत के राजनीति पर ही एक अधिकार कर लिया। आप जानते ही होंगे 200 वर्षों तक हमारे भारत को नेस्ता नाबूद किया, पता होगा आपको, पढ़ते ही हैं। अभी आप देखते होंगे कि अभी जो व्यापार हो रहे हैं उसके मार्ग कहाँ से हैं? लड़ाई होना शुरू हो गया ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, आप पढ़ते हैं। आप इमेजिन के भूमध्य सागर, एशिया महाद्वीप, यूरोप और अफ्रीका, भूमध्य सागर एक ऐसा सागर है
जो 3 महाद्वीपों के बीच बैठा हुआ है, ठीक है। दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप, उत्तर में यूरोप, ठीक है, पूरब में एशिया महाद्वीप। जबकि पश्चिमी भाग में हम देखें तो इसका एक भाग खुल जाता है कहाँ, अटलांटिक महासागर, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। इसी भूमध्य सागर से बहुत सारे बेरे जो हैं आते हैं, ठीक है। और आप जानते होंगे कि मिस्र, यहाँ तक कि एशिया का भाग मिस्र तक पहुँचा हुआ था। मिस्र का एक छोटा सा क्षेत्र है जिसको हम कहते हैं सेंदेई क्षेत्र। इसी सेंदेई क्षेत्र को पूरा का पूरा जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को काट करके यहाँ पर एक शॉर्टकट रास्ता बनाया गया, ठीक है, नहर बनाया गया जिसको हम कहते हैं ना स्वेज नहर। लाल सागर को जोड़ करके हम लोग पढ़ते हैं ना, तो इसको एक नहर बनाया गया। और बनाने वाला कौन है, फ्रांस ने बनाया, ब्रिटेन ने इस पर राज किया। लंबे दिनों तक लड़ाई हुई। अब सोच लीजिए 7000 किलोमीटर की दूरी की बचत होती है अटलांटिक महासागर से आने पर, और इधर भूमध्य सागर से सीधे बेरा निकला और सीधे आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा वहीं पर स्वेज नहर को पार किया, और स्वेज नहर को पार करके वहीं नीचे बॉब एलमंडेब जलसंधि है, उस होते हुए सीधे आप यमन देश से नीचे की ओर अरब से होते हुए सीधे भारत की ओर बेरा आ जाएगा अरब सागर में। और अरब सागर में आने के बाद आप देख लीजिए कि यहाँ से भारत भी जाएगा और हिंद महासागर के क्षेत्रों में भी जाएगा। हिंद महासागर में जो भी क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी जाएगा। इतना ही नहीं जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भी जाएगा। इसका एक मकसद ये हो गया कि उतना लंबा दूरी, उस दूरी को कम किया गया, तो दूरी कम होगा, खर्च भी कम पड़ेगा और जल्दी पहुंच भी जाएगा। नए नए ज्योग्राफिकल स्टेज, अब आप देख लीजिए कि जब नए नए ज्योग्राफिकल जगह की खोज शुरू हो गई तब क्या हो गया, साम्राज्यवाद का विकास हो गया। पढ़ते होंगे इतिहास में, नए स्थान की खोज होगी, साम्राज्यवाद का विकास होगा। अब बहुत सारे सवाल आते हैं आपके पास कि अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर में छोटे छोटे टापू वाले देशों की खोज नहीं होती, या छोटे छोटे टापुओं की खोज नहीं होती है, लेकिन सबसे अधिक हिंद महासागर में ही मारामारी क्यों है? सुनते होंगे कि हिंद महासागर में ही सबसे अधिक मारामारी है। डियागो गार्सिया द्वीप, जिस पर अमेरिका का अधिकार है, पता होगा आपको। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे और भी द्वीप हैं हिंद महासागर के, उस पर एकाधिकार करने के लिए अभी देखते होंगे चाइना छोटे छोटे द्वीप पर, अभी जापान के साइड में बहुत सारे द्वीपों पर अपना अधिकार, फिलीपींस के पास बहुत सारे छोटे छोटे अपना अधिकार करना चाह रहा है, तो दक्षिणी चीन सागर पर ही अपना अधिकार कर लिया। एकाधिकार है कि अगर उस क्षेत्र से कोई बेरा जाएगा तो टैक्स किसको देगा, चाइना को। सारा खेल किसके लिए है, इकोनॉमिक, समझ लीजिए। तो ये पूरा का पूरा जो है ज्योग्राफिकल फीचर को ही दिखाता है, ज्योग्राफिकल स्टेज को ही दिखाता है। अब आप देख लीजिए, अगर हम देखें भूगोल के अंतर्गत इतनी बातों को तो आप अभी तक समझ चुके होंगे, नहीं समझे आप लोग? समझ रहे हैं? क्या कर रहा है जी, तुम गप कर रहा है दोनों आदमी, वार्तालाप कर रहा है। चलो अगर हम देखें, देखिए यह अभी तक हमको भूगोल का दायरा बता रहे थे कि हम पढ़ेंगे कैसे, इमेजिंग करना होगा, खोजना होगा, समझना होगा, छोटी छोटी बातों को देखना होगा। अब आते हैं इसके क्षेत्र पर कि हम लोग भूगोल को बांटते कैसे हैं। अभी तक तो परिभाषा भी आपको बताए, मोटा मोटी परिभाषा में तो बता ही दिया कि पृथ्वी की समस्त क्रियाकलापों का तर्कपूर्ण अध्ययन करना हम लोग क्या कहेंगे, भूगोल कहेंगे। किसके इर्द गिर्द घूमता है, पृथ्वी के। ब्रह्मांड क्या है, लघुत्तम कणों से लेकर असंख्य तारों के समूह क्या है, ब्रह्मांड है। हम पढ़ाएंगे टॉपिक आपको, ब्रह्मांड भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम देखें तो भूगोल को हम लोग मुख्य रूप से, आप लोग देखते होंगे किताब में भी या कहीं पढ़े भी होंगे, तो दो भागों में इसको बांट के पढ़ते हैं, एक विश्व का भूगोल और एक भारत का भूगोल। क्योंकि भारत के निवासी हैं तो निश्चित है भारत के भौगोलिक ढांचा से आपको परिचय तो रखना ही पड़ेगा।
विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। लेकिन हम इसको बांटते हैं तो एक तीसरा क्षेत्र भी बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं आधारभूत भूगोल। आधारभूत यानी कॉन्सेप्ट पर आधारित भूगोल। जो प्रश्न पूछे जाते हैं पीटी में, जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कॉन्सेप्ट आधारित भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं सबसे अधिक, और भारत के भूगोल से सबसे अधिक पूछे जाते हैं। अगर हम 100% में डिवाइड करें तो 40% सवाल कॉन्सेप्ट से आते हैं और 40% सवाल भारत के भूगोल से आते हैं। 20% सवाल विश्व के भूगोल से आते हैं। हालांकि विश्व के भूगोल को हम लोग इसलिए आसान कर लेते हैं कि विश्व के भूगोल में हम लोग लगभग एटलस का ही अध्ययन करते हैं। मुख्य रूप से एटलस का ही अध्ययन करते हैं, जिसमें हम लोग एटलस में महाद्वीप और महासागर का अध्ययन करते हैं। महाद्वीप से जुड़ा हुआ, महाद्वीप पर जितने भी पृथ्वी के ऊपर आप देखते होंगे जो लैंड फॉर्म्स हैं, जितने भी जैसे पर्वत है, पठार है, ठीक है, मैदान है, सबकी अध्ययन करते हैं हम लोग। रेगिस्तान का अध्ययन करते हैं। इतना ही नहीं, पृथ्वी पर आप देखते होंगे कि महासागर जो जल का अथाह भंडार है, पढ़ेंगे हम लोग कि कैसे इसको पैंजिया कहेंगे, तो महासागर का अध्ययन करेंगे। महासागर से जुड़ा हुआ जितने भी सागर हैं, खाड़ी हैं, जितने भी नदियां हैं जो महत्वपूर्ण विश्व की हो, अब भारत के बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है। सारी नदियां विश्व की हमको पढ़ना नहीं है, जो मुख्य नदियां हैं उनके बारे में आपको जानकारी लेना है, ठीक है। प्रमुख जल संधियां हैं, ठीक है, जितने भी हैं मुख्य रूप से। तो ये सारी चीज़ें, इतना ही नहीं है, जैसे अगर हम वायुमंडल में जब चर्चा करेंगे तो वायुमंडल में हम लोग जल धाराओं को भी पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर आप देखते होंगे कि जल धाराएं भी उत्पन्न होती हैं, ठीक है, तो उससे जुड़े हुए सवाल भी आते हैं, तो उसको भी हम लोग को पढ़ना है। तो कॉन्सेप्ट वाला जितना भी रहेगा, कॉन्सेप्ट जैसे अगर हम देखें तो ब्रह्मांड में अगर हम पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट कह लें ब्रह्मांड के बारे में कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, बहुत सारे विद्वानों ने कैसे कैसे अपने अपने थ्योरी दिए ब्रह्मांड से जुड़े हुए, उस बातों को समझेंगे। छोटी छोटी बात है, जैसे अगर हम देख लें तो आकाशगंगा क्या है, तारा क्या है, तारामंडल हम लोग कहेंगे किसको, उल्का पिंड क्या है, धूमकेतु किसको कहेंगे, छोटी छोटी बातें हैं। कभी कभी इससे भी जुड़ा हुआ कोई चर्चा में रहा शब्द या कोई उदाहरण तो उससे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे उल्का पिंड, कुछ समय पहले आप सुने होंगे कि मधुबनी के एक गांव में उल्का पिंड के भाग गिरे थे, याद होगा, हमको लगता है कि लगभग 1 साल हो ही गया। 2019 में ऐसी घटनाएं हुई थी मधुबनी के पास। अचानक किसान कहीं खेती कर रहे थे ऊपर से, अब बड़ा चर्चा में रहता है, कभी कभी आप सुनते होंगे कि ऐसा टकराने वाला है, ये है वो है, बड़ा खगोल नहीं। वहाँ से एक आध प्रश्न उदाहरण से, उदाहरण वाले जो होते हैं जो चर्चा में हैं उससे प्रश्न आ जाते हैं, तो एका दुका वहाँ से हमको समझना है। उसके बाद हम लोग को मेन समझना है पृथ्वी की आंतरिक बनावट, पृथ्वी की आंतरिक बनावट, पृथ्वी की बाहरी बनावट, ये समझना है। पृथ्वी पर जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं उसके निर्माण कैसे हुए, पर्वत क्या है, पठार क्या है। खाली मुख्य रूप से ये नहीं समझ लेना है कि कौन से पर्वत कहाँ हैं, इसलिए इसका उत्पत्ति इतना ही नहीं है। पृथ्वी पर आपको पता होगा कि पृथ्वी की आंतरिक शक्ति है और पृथ्वी की बाहरी शक्ति भी है। पृथ्वी पर शक्तियाँ काम करती हैं, आपको दिखाई पड़ता होगा। पृथ्वी की दैनिक गति, वार्षिक गति आपको दिखाई पड़ता होगा। दिन और रात पृथ्वी पर होते हैं, क्या कारण है दिन और रात होने के? वार्षिक गति यानी परिभ्रमण गति क्या है? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जैसी स्थितियां आप सुनते होंगे ना, ये सब क्या है? कॉन्सेप्ट बेस से सवाल यहाँ से आएगा। ज्वार भाटा क्या है ये? यहाँ से इक्का दुक्का कभी कभी प्रश्न रहते हैं, इसलिए ध्यान में रखना होगा। इतना ही नहीं है, पृथ्वी की आंतरिक शक्ति में आपको दिखाई पड़ता होगा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, पढ़ते हैं ना, वो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है मेंस में भी पढ़ना है, लेकिन मेंस के टॉपिक को हम लोग वहाँ पर रखेंगे। लेकिन कुछ बातों की चर्चा हम करेंगे, जहाँ महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीप क्यों अलग हो रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं। विस्थापन शब्द फिजिक्स का है, आपको लगता भी होगा कि भूगोल और फिजिक्स में बड़ा अन्योन्याश्रय वाला संबंध है। बहुत सारी बातें आपको उभर के आती है जो आपको दिखाई पड़ जाएगा।
तो महाद्वीपों का क्यों इस तरह से बिखराव हो रहा है, क्यों विस्थापन हो रहा है, उससे जुड़ा हुआ सवाल, कॉन्सेप्ट से एक आध प्रश्न वहाँ से। लेकिन जो मौलिक प्रश्न जो हमको देखना है मेनली भूगोल में, अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात हम करें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में लोकेशन को हमको ज़्यादा ध्यान रखना है। और जो करेंट में जो मुद्दा या कोई स्थान या कहीं पर कोई सम्मेलन वगैरह हुआ है या किसी कारण से वो चर्चा में रहा है या किन्हीं देशों के बीच विवाद है किसी स्थान को लेकर के, ये सारे चीज़ों को आप एटलस में देखें और उसके बारे में ज़रूर अध्ययन करें कि वो किस महासागर में है, किस महाद्वीप में है, इस पर किसका अधिकार है, ये ध्यान में रखना होगा। जो कि इस बार बीपीएससी में एक प्रश्न पूछा है कि आप जानते होंगे ग्रीनलैंड द्वीप पूछ दिया है, बहुत सारे बच्चों ने गलती किया है। पूछा है क्वेश्चन, इस पर राजनैतिक अधिकार किसका है, बहुत सारे लोगों ने उत्तर अमेरिका मार दिया। प्रश्न पूछा है इस बार राजनैतिक, आप एटलस देखिएगा वहीं पर लिखा हुआ भी है, एटलस में भी लिखा हुआ है राजनैतिक प्रभाव जो है इस पर डेनमार्क का है, बल्कि यह पार्ट किसका है तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप का है। भौगोलिक रूप से यह भाग किसका है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप का है। समझ रहे हैं बात को? आपको लग रहा है कि ग्रीनलैंड में कुछ है ही नहीं, तो अमेरिका इतना बुर्बक है, अगर कुछ रहता तो डेनमार्क को चढ़ने देता, अधिकार करने देता, कुछ है ही नहीं, क्यों इन्वेस्ट करेगा वो? बात समझिए, उस पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का। अब सोच लीजिए कि उत्तर अमेरिका से अमेरिका आकर के और भारत के दक्षिणी सिरे पर नीचे डियागो गार्सिया पर अधिकार कर लिया है। क्यों कर रहा है, क्या कारण हो सकता है? पूरा का पूरा क्षेत्र है, हिंद महासागर सबसे इम्पोर्टेंट महासागर है, इसको खनिज संपदा से भरा हुआ महासागर कहते हैं। और जितने भी व्यापार होते हैं दुनिया के, वो सबसे अधिक व्यापार इसी भाग से होते हैं। समझ रहे हैं बात को? एकाधिकार का खेल है सब। आप देखेंगे कि समुद्री मार्ग पर किसका किसका कहाँ तक, भारत का कितना क्षेत्र है, क्यों चाह रहा है। अभी आप देखते होंगे कि कुछ समय पहले एक बंदरगाह चर्चा में था। आप देखते होंगे कि पाकिस्तान के पास चाइना ने एक बंदरगाह का निर्माण किया, पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह, आप सुन रहे हैं, पाकिस्तान के पास उस बंदरगाह पर चाइना ने अपना अधिकार किया है। कारण क्या है कि खाड़ी देश से जितना भी निकलेगा बेरा, ठीक है, अब उस बेरा से जो है वो टैक्स वसूल करेगा। लेकिन भारत ने भी क्या किया, ईरान के पास जो बंदरगाह है उसको डेवलप कर लिया। समझ रहे हैं बात को? पूरा का पूरा ये देख रहे हैं खाड़ी देश पर अपना एकाधिकार करने के लिए। आप देखते होंगे ईरान, इराक, सीरिया हमेशा इस भाग में ही हमेशा देखते होंगे, ये हमेशा ज्वलंत मुद्दा में हमेशा बना रहता है। इसका मुख्य कारण क्या है? इकोनॉमिक। और क्या है? इकोनॉमिक। क्यों अधिकार करना चाहता है यूक्रेन पर? रसिया हमेशा क्यों ऐसा चाल चलता है? इसका मुख्य कारण क्या है? यूक्रेन पूरा का पूरा जो क्षेत्र है गेहूं का कटोरा है, पूरा का पूरा जो क्षेत्र है यूक्रेन का वो गेहूं का पेटी है, स्टेपी घास के क्षेत्र हैं जिसमें गेहूं के उत्पादन सबसे अधिक होते हैं। गेहूं का सबसे बड़ा बेल्ट है, इकोनॉमिक बेल्ट है। इसलिए रसिया चाहता है कि हम में यूक्रेन शामिल हो जाए या ये पार्ट हमको दे दे। समझ रहे हैं बात को? ये चीज़ें, यही चीज़ें उभर के आ रही है। तो एकाधिकार, साम्राज्यवाद, इसको अगर हम कह लें तो यही चीज़ें उभर के आ रही है। तो भूगोल का दायरा ये है। तो एक एक चीज़ को हम लोग को लोकेट भी करेंगे और समझेंगे भी। समझ लीजिए, इतना ही नहीं है, हम लोग को ये देखना है कहाँ से सवाल आएगा। आप देखेंगे जैसे मानव से जुड़ा हुआ भी सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आपको दिखाई पड़ता होगा कि विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, ठीक है, वहाँ से भी सवाल उत्पन्न होते हैं। विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, भारत की जनजाति पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, उस जनजाति के कुछ कला संस्कृति हैं तो उसके जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसको हम लोग देखेंगे। अब विश्व की प्रमुख जनजातियाँ कौन से देश में कौन सी जनजातियाँ हैं, ठीक है, कोई चर्चा में रहा तो उसको हम लोग देख लेंगे, करेंट अफेयर से जोड़ के देखेंगे। मानव के निवास, हम मैदानी क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, अगर डायरेक्ट अभी आपको कश्मीर में भेज दिया जाए,
तो आप कैसा महसूस करेंगे? अनुकूलन में तो आपको दिक्कत होगा, नहीं होगा। मैदानी क्षेत्र से आप डायरेक्ट आपको पहाड़ी क्षेत्र में भेज दिया जाए या वहाँ के आदमी को यहाँ भेज दिया जाए तो दिक्कत महसूस करेगा कि नहीं? समझ लीजिए, ये पूरा का पूरा जो है ज्योग्राफिकल फीचर पर ही डिपेंड करता है। देखते होंगे पहाड़ी क्षेत्र के लोगों में एक खासियत क्या होता है कि उनके ब्रेथ पावर बहुत ज़्यादा होते हैं अच्छे, लेकिन हम लोग के ब्रेथ पावर उतने अच्छे नहीं होते। हम लोग बहुत कम ही समय में थक जाते हैं, लेकिन लोग थकते नहीं हैं। कारण क्या है कि उनका दिनचर्या जो है वही है, वहाँ हमेशा ऊंचाई से नीचे की ओर आते जाते रहते हैं। इतना ही नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें उभर के आएगी जिससे सवाल पूछे जाएंगे। इसमें ध्यान में यही रखना है कि ज़्यादा सवाल जो पूछे जा रहे हैं अभी के समय में, जो प्रश्न बनते हैं परीक्षा में, वो अधिकतर सवाल करंट से ज़्यादा बनता है। जोड़ के कुछ भी चर्चा में हो उसको ज़रूर एक बार आप स्टडी करिए, चाहे वो पेपर के माध्यम से आप पढ़िए, चाहे आप मैगजीन के माध्यम से पढ़ लें, चाहे आप देखते होंगे आजकल तो दुनिया मुट्ठी में है आपके पास। समझ रहे हैं बात को? और लोकेशन बड़ा ज़रूरी है। पृथ्वी का अध्ययन करेंगे और पृथ्वी पर हम लोग इमेजिंग लाइन यानी काल्पनिक लाइन के बारे में जानेंगे। अक्षांश देशांतर जैसे रेखाओं की चर्चा करेंगे। आपके मन में आएगा कि आखिर इन रेखाओं की क्या आवश्यकता हुई? पृथ्वी तो बड़ा विशाल है और इस विशाल पर ये रेखाएं कहाँ से आ गई? माना गया है काल्पनिक है। जस्ट इमेजिंग करेंगे आप कि पृथ्वी के किसी कोना में अगर आप फंस गए तो आपको नियत स्थान पर कैसे पहुंचाया जा सकता है? इन रेखाओं के माध्यम से ही। इसकी उपयोगिता इतना ही नहीं, इन रेखाओं की मुख्य भूमिका कहाँ होती है? तो आप देखते होंगे कि टेम्परेचर कहाँ पर बदलाव होता है। आप कहते हैं ना 0 से 5 डिग्री उत्तर जाएंगे तो ये बदलाव होगा, 0 से 10 डिग्री दक्षिण जाएंगे तो ये बदलाव होगा। तो कैसे हम समझ रहे हैं? लोकेशन। आपके मोबाइल में जीपीएस भी काम करता है इन्हीं रेखाओं के माध्यम से। तो सोचिए कि सवाल कहाँ से आएंगे। तो आपको सारी चीज़ों को जानकारी आपके पास होनी चाहिए, जैसे अक्षांश रेखा हुआ, देशांतर रेखा हुआ, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हुआ, जितना भी है कर्क रेखा हुआ, मकर रेखा हुआ, ये सारी रेखाएं मुख्य रूप से। और इतना ही नहीं, इन रेखाओं पर स्थित जितने भी लोकेशन वाले महाद्वीप हैं या देश हैं, सबके बारे में आपको जानना है। समझ लीजिए। और अगर कहा जाए तो राजधानी की बात, तो राजधानी सबकी नहीं जानना है, जो चर्चा में है वो। और जितने भी लोकेट अक्षांश कर्क रेखा, जितने मकर रेखा पर स्थित जितनी भी देशें हैं, सबको आप जानिए। और उसी समय आप एटलस में अपना लिख लीजिए या अपना कोई कॉपी रखिए, वहीं पर अपना लिख लीजिए, जैसा आप उचित समझे। इतना करना होगा। ज़्यादा हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। मतलब पढ़ने का ये है ना कि हमको स्मार्ट रूप से पढ़ना है, जहाँ से हमारे सवाल बन जाए, उतना काम करना है जो हम अपना अनुभव करते हैं ज्योग्राफी के अंतर्गत। क्या लगता है आप लोग को ऐसा? कैसे सवाल पूछे जाते हैं? जो परीक्षा दिए होंगे, क्वेश्चन देखे होंगे, उनको लग रहा होगा कि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं क्या? चलिए, और कोई अगर कुछ बात अगर पूछना चाहते हैं तो पूछिए। हमको लगता है कि आज का क्लास आपका समय जवाब दे रहा है। नहीं, हिस्ट्री कै बजे से है आप लोग का? 4:30। चलिए, और कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। 5 मिनट का भी समय देंगे, फिर कल हम लोग आगे बढ़ेंगे, कल लिखवाएंगे भी। जितना बात बोले हैं उसको हम कल आपको लिखवाएंगे, ठीक है? इसलिए आप लोग हौसला नहीं हारेंगे। सिलेबस भी कल हम लोग क्लियर करेंगे। बात इसलिए बताए कि आज आपके अंदर ये रुचि जगह कम से कम भूगोल के प्रति कि हाँ आप कुछ जानना सीखिए। क्या लग रहा है कि समझना चाहिए, इसकी आवश्यकता है, बहुत मुख्य है। बिहार को समझिएगा तभी तो बीपीएससी में देखते होंगे। इतना ही नहीं बल्कि सभी चीज़ों में आपको पता है बिहार के किस भाग में कृषि होगा, किस भाग में पठार है, किस भाग में क्या है, कैसे जानेंगे?
भारत के किस भाग में है, सभी जगह क्यों नहीं इस तरह की खनिज संपदा है, क्या कारण हो सकता है, बहुत सारे सवाल आएंगे। तो जब तक हम इसके प्राकृतिक बनावट को नहीं समझेंगे तब तक हमको पता नहीं चलेगा। पृथ्वी की आंतरिक शक्ति, बाहरी शक्ति, आंतरिक शक्ति में फोर्स काम करता है पृथ्वी का, जिसको इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, बाहरी शक्ति में एक्सोजेनिक फोर्स। और ये फोर्स कौन होता है, सूर्य। और सूर्य से उत्पन्न जितनी भी तापमान यानी टेम्परेचर है वो हमारे एटमॉस्फेयर पर जो प्रभाव डालता है उसी से उत्पन्न घटनाओं को हम लोग पढ़ते हैं। इतना ही नहीं है, सूर्य और चंद्रमा दोनों की कलात्मक क्रियाओं को हम लोग पढ़ते हैं। दोनों फोर्स लगाता है हमारी पृथ्वी पर। सूर्य भी हमारी पृथ्वी को प्रभावित करती है अपनी शक्ति से और चंद्रमा भी प्रभावित करती है अपनी शक्ति से। और दोनों शक्ति के कारण आप देखते होंगे आकर्षण बल, और उन्हीं आकर्षण बल का नतीजा क्या होता है, पृथ्वी पर महासागरों में आपको ज्वार भाटा जैसी स्थितियां देखने को मिलती है, दिखाई पड़ता होगा। ये दोनों के आकर्षण बल के कारण ही होता है। दोनों फोर्स लगा रहा है, पृथ्वी को खींचता है, एक आमने सामने खींचता है, एक समकोण के आधार पर खींचता है। तो ये सारी स्थितियां उभर के आ जाएगी आपके सामने। और भारत के भूगोल में हमको क्या पढ़ना है, भारत की भौतिक, पहले तो भारत का परिचय पढ़ेंगे हम लोग, भारत को समझेंगे कि आपका भारत है क्या। भारत के बारे में बहुत चीज़ें हैं जो आप बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। भारत का परिचय, भारत का भौगोलिक बनावट, भौतिक विभाग जिसको कहेंगे उसको हम समझेंगे। उसी में आपके जितने भी पर्वत हैं, पठार हैं, जितने भी दर्रा हैं, ये सारे आ जाएंगे, भौगोलिक बनावट। उसके बाद भारत की प्रमुख नदियाँ, जलवायु, भारत की मिट्टी, वनस्पतियाँ, ये सारे सिलेबस हैं आपके, बहुत इम्पोर्टेंट है। चर्चा में रहा, बहुत सारे देखते होंगे जीव आजकल पलायन हो रहे हैं, उनकी समूल्य वो नष्ट हो गए हैं। जैसे पर्यावरण का सफाई कर्मचारी गिद्ध दिखाई नहीं पड़ता, बड़ा चर्चा में रहता है। ऐसे बहुत सारे सवाल उत्पन्न हो जाते हैं, पर्यावरण से जुड़ के आजकल सवाल आते हैं। पर्यावरण का कहीं कोई सम्मेलन, उससे सवाल आते हैं, क्योंकि पर्यावरण भी अब एक विषय ही हो गया है, जो विषय का पार्ट है, भूगोल का एक भाग है, जुड़ करके आता है। तो उसका भी अध्ययन हमको करना होगा। कहीं ना कहीं जीवों के अस्तित्व पर संकट दिखाई पड़ रहा है, तो उससे जितना भी इस पर हम कैसे इसका निदान ढूंढेंगे, बहुत सारी स्थितियां हैं। जैसे आप देखते होंगे कि ओजोन परत में छिद्र, और उसका कारण क्या होगा, उसके कारण आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि पृथ्वी पर इतना पूरा का पूरा जो है पृथ्वी वायुमंडल समीप जो है गर्म क्यों हो रहा है, क्या कारण हो सकता है गर्म होने के, तो दिखाई पड़े। एक एक बात उभर के आ जाएगा जब आप पिक्चर को देखिएगा तब है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और कल से आप लोग जो है एटलस ज़रूर ले लीजिए। बहुत सारी बातें एटलस पर हम लोग को सीखने को मिलेगा, समझ गए बात को। एटलस को ज़रूर ले लेंगे आप लोग, और एटलस पर ही हम लोग बहुत सारी बातें समझेंगे, ठीक है। और एटलस ले करके आइए, एक हाइलाइटर रखिए, या अपना कलम से अगर कर सकते हैं तो कलम से रखिए, समझ गए बात को। साफ नहीं रखना है, जितना गंदा करना कर दीजिए। किताब में जो लिखता है, जितना लिखता है, जितना एटलस पर जितना रगड़ता है, मेहनत करता है, उसी का पढ़ाई सबसे अच्छा है। और जो साफ रखा है वो समझ लीजिए साफ है, समझ गए बात को, हैं। इसलिए ध्यान में रख करके आप लोग को तैयारी करना है। चलिए, हैं क्या बोलिए।